हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर अकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की क्लास में हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट से भी मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आज तक ना कभी सीटेट से हटा है और ना हटेगा। मतलब आज तक सीटेट का कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ 2011 से लेकर के 2024 तक जिसमें कॉलबर्ग का सिद्धांत से प्रश्न आए हो। मतलब ये परमानेंट टॉपिक है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे जीन पियाजे है, जैसे वाइगोत्स्की है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, जैसे समावेशी शिक्षा है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो परमानेंट है, फिक्स है, जिंदगी भर आने आने हैं, इन्हें कोई नहीं हटा सकता। सीटेट चाहे भी तो इससे हटा नहीं सकता। तो इससे प्रश्न आपके 100% बनते ही बनते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा इंपोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इससे केवल एक सवाल नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जीन पियाजे के अंदर से जैसे पूरे सीटेट की बात करें तो कम से कम 150 में से 7-8 क्वेश्चंस तो जीन पियाजे से आ जाते हैं, सारे सब्जेक्ट में मिला के। केवल सीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं। ये कॉलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की ऐसे टॉपिक हैं जो केवल सीडीपी में नहीं आते, बल्कि सीडीपी के अलावा जो अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है उनमें भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से कॉलबर्ग जो है ये भी केवल सीडीपी में नहीं बल्कि सीडीपी के अलावा हिंदी पेडागोजी हो, चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे आपका मैथ पेडागोजी, चाहे ईवीएस पेडागोजी, चाहे एसएसटी पेडागोजी, हर पेडागोजी में इसके क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिला के अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 5 नंबर कम से कम सीटेट के अंदर इस टॉपिक से आते हैं। तो आज की इस क्लास में आप 5 नंबर कंप्लीटली पक्के करने वाले हैं। और ये टॉपिक मैं आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। इसकी पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो कुल मिला के आज के बाद आपको दोबारा कॉलबर्ग का सिद्धांत नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना जबरदस्त तरीके से हम इसको सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि कॉलबर्ग का सिद्धांत आप कई बार पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता। ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही कंफ्यूजन है कि कॉलबर्ग का सिद्धांत सबसे ज्यादा हार्ड सिद्धांत है। पहले जीन पियाजे को हार्ड मानते थे, अब कॉलबर्ग को हार्ड मानते हैं बच्चे, क्योंकि जीन पियाजे तो आप सीख चुके हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि कॉलबर्ग जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल सिद्धांत है, जो याद नहीं रहता, समझ नहीं आता कौन से स्टेज में क्या हो रहा है। तो आज के बाद आप ऐसा कभी नहीं होगा, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक के माध्यम से भी सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट के भी, सारी चीजें एग्जांपल्स के माध्यम से भी। आज इसका काम तमाम। तो शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास। वीडियो को लाइक कर दो और नए स्टूडेंट जितने भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। जी हाँ जी, ठीक है। सभी का आ चुका है कमेंट, आपका लाइव आ चुके हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी फटाफट से आ जाइए। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। बाकी आपके जो अदर्स कमेंट रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स अगर रहेंगे, तो वो क्लास के अंत में हम सारे सॉल्व करेंगे। क्लास के लास्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे 10 मिनट के लिए। उसमें आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जो भी अदर्स डाउट्स जो भी रहेंगे वो भी सारे के सारे आपके रहेंगे। ठीक है। बाकी नए बच्चे जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट से, क्योंकि सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं है, यहाँ आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी मिलेगी। और सीटेट आपका 101% क्लियर होगा अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। यहाँ आपको पूरी कंप्लीटली बेहतरीन जबरदस्त तैयारी मिलती है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी, पीवाईक्यूज भी, 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे। सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इससे बेस्ट चैनल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि बेहतरीन और जबरदस्त कंटेंट मिलता है बिल्कुल ईमानदारी से। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। चलिए, और उसके अलावा जो है आपकी कल लास्ट डेट है भाई गारंटी बैच के ऑफर की, तो ये भी सुनते चले जाओ 1 मिनट के अंदर अंदर, कि जो सीटेट गारंटी बैच है और यूपीटेट का गारंटी बैच है, जो नया बैच है सीटेट, जो दिसंबर 2025 के लिए ही स्पेशल बैच बनाया गया है। इस बैच के अंदर आपको पास कराने की 100% गारंटी मिलती है कि इसके बाहर आपका पेपर नहीं बन सकता। इस बैच में आने के बाद पास हो आप 100%, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आता। और 150 में से 150 क्वेश्चन इस बैच के अंदर से आते हैं। तो इसकी कल क्या है, लास्ट डेट है ऑफर की। ऑफर कितना है वो भी सुनते जाओ धीरे धीरे एकदम से। फीस है इसकी देखो 9,000 रुपए, जो कि आप सबको पहले से ही पता है। लेकिन कल इसकी फीस रहेगी कितनी, 2,900 रुपए, यानी 1/3 से भी कम। तो इस पर आपको मिल रहा है लगभग 62-63% का, 65% का ऑफर। तो कल अगर आप ये बैच लेते हैं तो आपको मिलेगा 2,900 रुपए का केवल। और कल के बाद आपका ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा। तो फिर आपको ये बैच 6,000 से नीचे नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक ये बैच नहीं लिया, तो तुरंत कल अपना एडमिशन ले लीजिएगा। एडमिशन लेने का क्या तरीका है, ये नंबर है ऑफिस के हमारे, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑफर है, सुनते जाओ, कल थोड़ा सा स्पेशल है। वो ये है कि 30 सीटें हमारे पास अवेलेबल है। अब क्यों है ये आप मत पूछना, बस आप इसका फायदा उठाओ। 30 सीटें हमारे पास अवेलेबल है, केवल 2,900 नहीं बल्कि 2,500 रुपए वाली। तो कल सुबह शुरू के 30 लोगों को ये बैच 2,500 रुपए में मिलने वाला है, अगर आप सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में ले लेते हैं। ये केवल 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आप ले लेंगे 10 बजे से
12 बजे के बीच में अगर कल ले लेंगे आप ये बैच तो आपको केवल 2500 का मिल जाएगा। बाकी शाम तक आप लेंगे कल कल तो 2900 रुपए का तो आपको शाम तक मिलेगा। तो अगर कल सुबह ही आप ले लेते हैं तो आपको 2500 रुपए मिल जाएगा, वो भी केवल 30 बच्चों को। तो इतना ही बात थी। कैसे लेंगे, आप इन नंबर पर कॉल करेंगे, वहां पर हमारी पूरी टीम बैठी है आपको समझाने के लिए, वो सारी बात आपको समझा देंगे कैसे बैच मिलता है। क्लियर बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप कॉल कर सके। ये सारे हमारे ऑफिस के नंबर हैं। शुरू करते हैं आज की ये कहानी, बहुत जबरदस्त और अनोखी। अनजानी तो नहीं कहूंगा, है ना, अनजानी है नहीं क्योंकि हम इसे जानते हैं पहले से ही। चलिए जी शुरू करें। रेडी हैं आप सब लोग? जल्दी बताओ एक बार। हाँ जी, ठीक है। तबीयत कैसी है? अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है लेकिन कल से बेहतर है। कल तो मैं नहीं आ पाया क्लास लेने, 2 दिन हो गए क्लास लेने लायक हालत थी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन हमारे अभी तक 1000 लाइक नहीं पहुंचे। भाई क्या कर रहे हो? जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो फटाफट से। होने ही वाले हैं 1000, तो अगर 1000 से शुरुआत होगी तो आज मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए शुरू कर रहे हैं हम सिद्धांत, और इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। और पहले ही बता देता हूँ शुरू में ही, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो जल्दबाजी वाला है, जिसको शॉर्टकट पसंद है, तो वो अभी चले जाओ क्लास से, क्योंकि मैं शॉर्टकट देने नहीं आया आज। मैं आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूं और कॉन्सेप्ट सिखाने में टाइम लगता है। तो अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में ये बात है कि 10 मिनट में या 5 मिनट में कुछ हो जाएगा, 5-10 मिनट में या भागम दौड़ी कर करके एकदम से मैं इसको खत्म कर दूंगा, तो वो स्टूडेंट अभी जा सकता है क्लास से, वो इस क्लास को ना देखे। जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, डीपली समझने आए हैं, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से समझने आए हैं, हर शब्द का मीनिंग समझने आए हैं, तो वो इस क्लास को देख सकता है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो मीनिंगफुल है। ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है कि भागम दौड़ी करेंगे हम आगे भागते रहेंगे। बिल्कुल डीपली समझ के चलेंगे। और हमारे पास नए स्टूडेंट और पुराने सभी बच्चे हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा हम इसको समझ करके एक एक शब्द का मीनिंग बता के चलूंगा, क्योंकि हम एक भी डाउट नहीं छोड़ना चाहते, हम पूरे नंबर लेना चाहते हैं। एक भी शब्द का मीनिंग ना पता होने पे कई बार नंबर छूट जाता है। तो ये मैं स्टार्टिंग में आपसे बता रहा हूं। अब देखिए शुरू कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? बात करेंगे कॉलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत की। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि नैतिक विकास क्या है ना भाई। क्या है नैतिक विकास? बताओ अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो। जिसको हम क्या कहते हैं? मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरल डेवलपमेंट। तो ये नैतिक विकास है क्या? नैतिक विकास से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हम जो अच्छे काम करते हैं उसी को नैतिकता कहते हैं। यही मानते हो आप, है ना? आपकी कमेंट भी पढ़ रहा हूं यहाँ, बताते रहना। बाकी टीचर्स फोन उठाने के लिए है क्या? टीचर्स पढ़ाने के लिए है? मैं कह रहा हूँ ये वाले सवाल बाद में पूछ लेना कि टीचर्स फोन नहीं उठाते। अरे टीचर फोन उठाएंगे आपके? कैसी बात करते हो? आपके पास, आपके पीछे इतने सारे भारी भरकम टीम रखी हुई है फोन उठाने के लिए, तो टीचर्स फोन उठाएंगे आपके? कैसी इलॉजिकल बातें करते हो आप। टीचर्स फोन उठाएंगे आपके या पढ़ाएंगे आपको? चलिए इस बात को खत्म करो। यहाँ से मेरा फोकस मत हटाओ यार। टॉपिक से अलग सवाल मत पूछा करो ना, टॉपिक पे रहने दो। बाद में पूछ लेना जब टॉपिक खत्म हो जाएगा। मुझे भी वो करते हो, डिस्ट्रैक्ट खुद भी होते हो। यहाँ बात कर रहे हैं, इसकी बात कर लो, इससे इरिलेटेड कमेंट करो, इससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा उसका कमेंट करो। नैतिक विकास को हम जनरली अपने दैनिक जीवन में ये मानते हैं कि जो भी हम अच्छे काम करते हैं वो नैतिक विकास है। तो क्या यही नैतिक विकास है? तो इसको तो हम कंप्लीट नैतिक विकास नहीं कह सकते। हाँ, ये जो हमारा जो हम काम करते हैं इसको नैतिक विकास के अंदर लाया जा सकता है। तो पूरा नैतिक विकास क्या है अगर हम इसको समझें। अब कई बार जो है सामाजिक विकास से हम इसको रिलेट कर लेते हैं कि सामाजिक विकास में और नैतिक विकास में अंतर क्या है, तो उसको भी धीरे से समझेंगे हम। देखिए नैतिक विकास क्या है। नैतिक विकास के अंदर आते हैं आपकी वैल्यूज। सबसे पहले तो वैल्यूज यानी कि मूल्य, आपका शिष्टाचार आता है। कुल मिला के देखिए इसको अगर शॉर्टकट में, क्योंकि इसकी परिभाषाएं तो 1000 तरीके की हैं अलग अलग, लेकिन इसको अगर शॉर्टकट में खत्म किया जाए तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम जो भी अच्छे या बुरे काम करते हैं, जो भी हम अच्छे या बुरे काम करते हैं, वो हमारे समाज में उनको क्या अहमियत मिलती है, उससे डिपेंड रहता है हमारा नैतिक विकास। क्योंकि जो हमारा नैतिक विकास है वो हमारी मर्जी का नहीं होता। जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारी मर्जी नहीं होती, वो हमारे समाज के जो मानदंड है, या हमारे समाज में किन चीज़ों को अच्छा माना जाता है और किन चीज़ों को बुरा माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, उसको नैतिक विकास कहते हैं। नैतिक विकास हमने खुद नहीं बनाया होता, किसी भी आदमी का पर्सनल नहीं होता नैतिक विकास। नैतिक विकास में ये चीज़ें आती हैं
कि आपका समाज किन चीजों को अच्छा मान रहा है। अगर आप वो काम करते हो तो आप नैतिक आदमी हो, और अगर आप उसके अपोजिट जाके काम करते हो तो आप नैतिक विकास नहीं, नैतिक आदमी नहीं हो, आप मोरल नहीं हो, है ना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे आपने किसी की मदद कर दी तो हाँ, आपने एक नैतिक कार्य किया है, अच्छा काम कर दिया। अब इसके अंदर आपके बिहेवियर ही आते हैं, आपके काम ही आते हैं। जो भी एक्शन आप लेते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसको आपके समाज के जो पलड़े हैं, तराजू है, उसके अंदर तोला जाता है कि आपने जो भी काम किया है वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है। और कई बार जो है ये नैतिक विकास आपका बदलेगा कैसे, उम्र के साथ। जब आपका छोटा बच्चा रहेगा उसके नैतिक विकास अलग रहेंगे, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके नैतिक कार्य अलग होते जाएंगे, और बड़ा हो जाएगा उसके नैतिक कार्य और अलग हो जाएंगे। तो नैतिक विकास को भी हमने कई अवस्थाओं में बांटा, कई चरणों में बांटा। उसी चीज को आज हम समझेंगे कि कई बार हमारे जो कार्य होते हैं वो सेल्फ, अपने मर्जी के होते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि हम माता पिता की मर्जी से काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम समाज के दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसा भी होता है ना कि भाई मस्जिद में सभी लोग चंदा दे रहे हैं तो भाई मैं भी दे देता हूँ, क्या पता अच्छा ही होता, और मुझे पता भी नहीं है उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मुझे पता नहीं है। मान लीजिए आप 7-8 साल का बच्चा है, 10 साल का, उसे क्या पता क्या है ना, उसे पता नहीं है अभी, और हो सकता है पता भी हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम भीड़ में चल के ही उस काम को कर देते हैं कि समाज ही मान रहा है हम भी मान लेते हैं, अपनी मर्जी, अपना दिमाग कुछ लगाते नहीं, उसको परंपरागत के अंदर रखते हैं। ऐसे आगे पढ़ेंगे अभी। तो फिर जब हम और बड़े हो जाते हैं, फिर हमारा दिमाग थोड़ा ओपन होता है, तब हम खुल के सोचने लगते हैं। फिलहाल इस बात को अभी खत्म करते हैं, अब हम चलते हैं सिद्धांत की तरफ, है ना। ये तो आपको समझ में आ ही गया कि नैतिक विकास होता क्या है। नैतिक विकास के अंदर दो शब्द आते हैं, वो समझना जरूरी है क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं। वो दो शब्द क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। स्टेप्स, चरण वरण सब बाद में पूछेंगे, पहले वो दो शब्द क्या है उसको समझते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है नैतिक दुविधा, इसको बोलते हैं हम मोरल डायलेमा, मोरल डायलेमा। और एक होता है आपका नैतिक तर्कणा, इसको हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग। इन्हीं के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्हीं दो शब्दों के। तो अगर इन दो शब्दों का मीनिंग आपको नहीं पता चला तो आपको आगे का सिद्धांत भी समझ में शायद कम आएगा। तो इसलिए इनको समझ लेते हैं ध्यान से, है ना। समझे भाई। देखिए अब इसका मतलब क्या है, नैतिक तर्कणा। पहले आपको नैतिक तर्कणा ही बता देता हूं क्योंकि ये आसान है, नैतिक दुविधा में आप फंसेंगे। नैतिक तर्कणा क्या है, तर्क का मतलब आप सबको पता है, रीजनिंग यानी कि लॉजिक लगाना, है ना। किसी भी काम के पीछे क्या लॉजिक है उसको हम तर्कणा कह देते हैं, है ना। बोतल में पानी रखा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। खाना खा रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, भाई भूख मिटानी है इसलिए खा रहे हैं। दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि हमें टेस्ट पसंद है उस खाने का इसलिए खा रहे हैं, है ना भाई। खाना खाने के लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं ना, कोई तो स्वाद के लिए खाना खा रहा है, कोई भूख मिटाने के लिए खाना खा रहा है, और कोई जो है शरीर उसका काम करता रहे, उसको काम पे जाना है इसलिए उसको ऊर्जा चाहिए इसलिए खाना खा रहा है। तो हर चीज का लॉजिक अलग हो गया। तो हर किसी के लिए नैतिक तर्कणा भी अलग अलग है, यानी तर्क जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, हर किसी का तर्क एक जैसा नहीं हो सकता। नैतिक तर्क क्या होगा, नैतिक तर्कणा, यही लॉजिक जब आप नैतिक काम में लगाएंगे उसको नैतिक तर्कणा कहेंगे। अब नैतिक तर्कणा को सिंपल शब्दों में एक लाइन में डिफाइन करते हैं, वो ये है, किसी भी काम को करते समय वो काम सही है या गलत है इस बात का फैसला लेना नैतिक तर्कणा है। बच्चा हो, बाल्यावस्था का हो, किशोर अवस्था में हो, जवान हो, वयस्क हो, बूढ़ा हो, जो भी है, आप जब ये निर्णय लेते हैं कि वो काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी भी काम को करने का निर्णय लेना, है ना। किसी भी काम को नैतिक रूप, नैतिक काम की बात कर रहा हूं, किसी भी नैतिक कार्य को करने का निर्णय जो आप लेते हैं कि ये काम सही है या ये काम गलत है, उस निर्णय लेने को ही हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा कहते हैं। यानी जब किसी बच्चे के अंदर इतनी अकल आ जाए, इतनी समझ आ जाए कि वो ये निर्णय ले पाए कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना, या फिर कौन सा काम सही है कौन सा गलत है, जब ये निर्णय वो लेने लग जाए तो उसको नैतिक तर्कणा कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई ये बता दो जल्दी से, फिर आगे एक एक, मैं तभी कह रहा था कि एक एक स्टेप बाय स्टेप चलूंगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आती रहे। जी, जहां अच्छे से बात बनती है वहां गुस्से से बिगड़ जाती है, डियर कूल डाउन। भाई गुस्सा उस्सा दिखाने का कोई फायदा ना है ना, तो प्यार से ही काम कर लो, ठीक है।
और कमेंट, ये बातें कम करो जरा, कमेंट में बातें करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और लाइक ज़रूर करते रहो, क्योंकि देखो अभी तक बहुत कम बच्चों ने लाइक किया है। 700 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की है। तो इतनी बेहतरीन ज़बरदस्त क्लास लाने के बाद भी अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फिर तो गलत बात है। जल्दी एक बार कमेंट को नीचे करो और लाइक कर दो। अब वापस आते हैं। नैतिक तर्कणा हो गई आपकी, निर्णय लेना। नैतिक दुविधा जो है वो इससे पहले की कंडीशन है। नैतिक तर्कणा से पहले की कंडीशन है नैतिक दुविधा। यानी जब आप किसी काम को करने जा रहे हैं और उस काम को करने से पहले आपने अभी फैसला नहीं लिया, फैसला लेने के लिए आप सोच रहे हैं इस काम को करूं या ना करूं। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि इस काम को करने का फायदा क्या है, इस काम को करने का नुकसान क्या है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लूँ अगर, क्योंकि मुझे इस समय पे बीमार हुआ था मैं, तो मुझे जुकाम कोल्ड वोल्ड हो रहा था, है ना। तो अब मेरे सामने जो है ठंडा पानी है, गर्म पानी भी है। अब मुझे ये सोचना है कि ये जो ठंडा पानी है मैं पीऊं या ना पीऊं, क्योंकि अगर मैं ठंडा पानी नहीं पी रहा तो मेरा गला जो है वो सूख रहा है, क्योंकि फीवर में डिहाइड्रेशन होता है, यानी बॉडी में पानी की कमी आती है। तो प्यास काफ़ी ज़्यादा, गला सूख रहा है, दवाई खाते हैं उससे भी गला सूखता है। तो अब मन कर रहा है कि पीना चाहिए पानी, है ना। लेकिन ये भी पता है कि अगर पानी पिया ठंडा नॉर्मल तो उससे क्या होगा, कोल्ड बढ़ेगा, यानी मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। तो अब मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे कि पीऊँ या ना पीऊँ, पीऊँ या ना पीऊँ, ये फंसा हुआ हूँ मैं यहाँ पे, यानी मैं दुविधा में हूँ। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं कि इस काम को करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन फिर मैंने एक डिसीजन ले लिया कि यार छोड़ो यार, प्यास एक दिन और बर्दाश्त कर लेंगे, गर्म पानी पी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गर्म पानी पी के काम चला लेते हैं एक दो दिन। तो ये मैंने जो डिसीजन ले लिया है कि क्या अच्छा है मेरे लिए, उसको क्या कहेंगे, उसको नैतिक तर्कणा कह देंगे। तो दोनों प्रक्रियाएं एक के बाद दूसरी होती है और ये हमेशा इसी तरह से चलती रहती है। ठीक है, समझ में आया आपको या नहीं आया, बताओ। यस सर। हाँ, नैतिक दुविधा से पहले आप फैसला नहीं लेते, है ना। नैतिक दुविधा से पहले, इसमें जब तक आप नैतिक दुविधा में रहेंगे तो ये रहेगा कि आप फैसला अभी लिया नहीं है, आप जो है अभी सिर्फ फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं। और नैतिक तर्कणा उसको कहते हैं जब आप फैसला ले चुके होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी कि नैतिक दुविधा क्या है और नैतिक तर्कणा क्या है। क्लियर है, आगे बढ़े इससे, जल्दी बोलो एक बार। यस सर। चलो, सबके यस आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अब हम जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ेंगे इसके सिद्धांत की ओर। सिद्धांत तो वैसे हम पहले ही शुरू कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे किसकी ओर, इसकी स्टेजेस और कॉलबर्ग ने क्या कहा है अपने सिद्धांत के बारे में। अब ये सिद्धांत के जो चरण हैं और जो अवस्थाएं हैं, इन्हें पढ़ने से पहले एक शॉर्टकट वाली एक कहानी है छोटी सी। और वो कहानी क्या है, वो है हिंज की कहानी। क्या कहानी है, हिंज की कहानी। तो जो हमने लिखा था ना, ये नैतिक दुविधा भी लिखा था हमने, तो उस दुविधा के ऊपर ही कहानी है, उसका नाम है हिंज की दुविधा। तो कॉलबर्ग ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया एक। अब मैं आपको वो कहानी बता देता हूँ शॉर्टकट में, तभी आपको चरण समझ में आएंगे, वरना चरण समझ में नहीं आएंगे। तो कॉलबर्ग ने जब नैतिक सिद्धांत बनाने की कोशिश की तो उससे पहले उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और वो ये किया कि एक कहानी सुनाई अलग अलग उम्र के बच्चों को, और फिर उनके रिएक्शन को जाना कि वो क्या जवाब देंगे। उन्होंने कुछ बच्चे ऐसे लिए जो 5-7 साल के, 8-10 साल के बच्चे थे, कुछ ऐसे ले लिए जो 10 साल से 12-13 साल की उम्र के थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो 13 साल से ऊपर की उम्र के थे। और सभी एज ग्रुप के बच्चों से वो कहानी सुना करके उनके क्या जाने, निर्णय जाने, और उन बच्चों के लॉजिक जानने की कोशिश की कि वो बच्चे क्या सोचते हैं। अब वो कहानी क्या थी, हिंज की सिंपल सी कहानी थी कि हिंज नामक व्यक्ति था एक, उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। अब जब उसकी पत्नी बीमार होती है और वो भयंकर बीमारी वाली होती है, उसको कोई बड़ी बीमारी होती है, कैंसर टाइप की बीमारी, है ना, कि अगर उसको दवाई नहीं मिली तो वो मर जाएगी। तो अब वो हिंज नामक व्यक्ति क्या करता है, दवाई ढूंढने की कोशिश करता है। तो उसको पता चलता है कि उसके शहर में एक दवाई की दुकान है, जिसको आप मेडिकल स्टोर मान सकते हो, कि उस मेडिकल स्टोर पे वो दवाई मिलेगी। अब वो व्यक्ति पहुंचता है उस दुकान पर, दवाई की दुकान पर, और उस दुकान के मालिक से वो कहता है कि भैया हमको जो है ये दवाई चाहिए और आप हमें ये दवाई दीजिए। तो वो उसको कहता है कि हाँ, दवाई तो आपको मिल जाएगी, पैसे लाए हो। तो वो कहता है कि कितने की दवाई है बताइए, कितने कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे इसकी ज़रूरत है, पैसे बताइए आप कितने लगेंगे। तो जब वो ये उसकी सोचता है, उसकी मजबूरी कि इसकी पत्नी बीमार है, और ये बात उसको भी पता है कि ये दवाई जिस बीमारी की है, क्योंकि बनाई उसी ने है ना, दुकान वाले ने, तो उसको ये बात भी पता है
कि इसकी मजबूरी है, ये दवाई खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि ये दवाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको नहीं मिली तो इसकी पत्नी मर जाएगी, तो अब वो किसी भी कीमत पे खरीदेगा। ये बात हम लोग भी समझ सकते हैं, है ना। तो वो कहता, वो उस दवाई की कीमत जो होती है वो होती है 200 रुपए। कितनी? 200 रुपए। रुपए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ रुपए ही चलते हैं, वहां पे डॉलर बोला था वैसे उसने। तो $200 उसकी दवाई की कीमत थी, लेकिन उसने उस आदमी से मांगे कितने? $2000। यानी कि 10 गुना पैसे उसने मांगे मजबूरी की वजह से। अब उस आदमी के पास 2000 रुपए, डॉलर हटा देते हैं, रुपए में बात करते हैं, 2000 रुपए उस आदमी के पास नहीं थे, हिंज के पास। तो उसने बोला कि भैया इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, कुछ कम में मिल जाएगी तो बताओ। तो उसने बोला कम में ये दवाई नहीं मिलेगी, और मजबूरी ये थी कि वो दवाई उसको पूरे शहर में कहीं और नहीं मिल सकती थी, कि वो दवाई वो दुकान वाला खुद बनाता था, वो कहीं और नहीं बनती थी, वो खुद ही बनाता था उस दवाई को। तो अब उसकी मजबूरी थी कि उसी से लेनी है। तो अब उसके पास उतने पैसे नहीं, उसने फिर एक और शर्त बताई कि भैया एक काम करो, आधे पैसे अभी ले लो, आधे बाद में ले लेना, है ना, क्योंकि पूरे पैसे अभी मेरे पास है नहीं, और अगर मैंने ये दवाई नहीं ली तो मेरी पत्नी मर जाएगी। तो उसने उसको आधे पैसे में देने से भी मना कर दिया और उसको दुकान से निकाल दिया बाहर, कि आप यहाँ से निकलिए, आपको दवाई नहीं मिल सकती। अब वो घर आ गया वापस मजबूरी में। अब फिर बैठ के रो रहा है कि पत्नी मर जाएगी, पत्नी मर जाएगी, करें तो करें क्या। तो हुआ फिर क्या कि वो तो दुकान बंद करके अपना घर चला गया। अब हिंज नामक व्यक्ति की पत्नी मरने वाली है, उसके पास कोई और रास्ता बचा नहीं। उसने क्या किया, रात को गया दुकान पे, दुकान का ताला तोड़ा और दुकान में से वो दवाई चोरी करके वो ले आया, क्योंकि उसको पता तो चली गया था कि कौन सी दवाई है। तो वो दवाई चोरी करके वहां से ले आता है। अब यही कहानी जो है, अब उसकी पत्नी मर गई या बच गई वो बाद में बात करेंगे, यहीं तक की कहानी हिंज ने सुनाई थी सिर्फ। यहां तक की कहानी सुनाने के बाद उसने बच्चों से अब सवाल किया कि अब हमें ये बताइए कि हिंज ने जो उस दवाई की चोरी की, क्या उसको वो चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, और अगर उसने चोरी कर ली तो अब उसके साथ क्या होगा, या फिर उसको दवाई चोरी कर लेनी चाहिए थी। तो सभी बच्चों ने, अब जो है अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। कुछ बच्चों ने बोला कि उसको दवाई चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी को उसकी जरूरत है ना। तो यहाँ पर्सनल नीड की बात आ गई कि जरूरत है, जिस चीज की हमें जरूरत है उसको किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे प्राप्त करो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर उसने वो चीज प्राप्त कर भी ली, उसकी बीवी ठीक हो भी गई, तो वो तो जेल चला जाएगा, उसको तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो फिर तब भी वो अपनी पत्नी के साथ तो रहा ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ, है ना। लेकिन फिर किसी और बच्चे ने जवाब दिया कि भले ही वो उस अपनी पत्नी के साथ नहीं रहा, लेकिन पत्नी जिंदा तो है, मरी तो नहीं है कम से कम, है ना, भले ही वो अलग अलग रहे लेकिन जीवित तो रहे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा काम, ये तो हो गई पर्सनल बात कि पत्नी मरी जीवित रही, ये पर्सनल चीज है। फिर उसके बाद थोड़े से बड़े जो बच्चे थे उन्होंने बोला कि भैया उसको दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वो मरी जी वो तो अलग बात है, लेकिन चोरी करना क्या है, कानून के खिलाफ है, और इससे क्या हो जाएगा, अब समाज में खलबली मच जाएगी, ये सामाजिक व्यवस्था खराब होगी, इसको देख के और लोग भी चोरी करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, समाज में जो है गलत चीजें फैल जाएंगी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जवाब दिए अलग अलग उम्र के बच्चों ने। इन्हीं उम्र पर आधारित जवाबों पे आधार पर कॉलबर्ग ने अपना सिद्धांत खड़ा कर दिया, और उन्होंने 3 अवस्थाएं बांट दी कि इस उम्र के बच्चे ऐसा जवाब देते हैं, इस उम्र के इस तरह का जवाब देते हैं, और इस उम्र के बच्चे इस तरह का जवाब देते हैं। और फिर उन्हीं अवस्थाओं के अंदर चरण भी बना दिए, ताकि आपको पहचानना और आसान हो जाए। तो अब ये जो अवस्थाएं इन्होंने बनाई और जो चरण बनाए हैं, इन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब मुझे एक बार कमेंट करके पहले ये बता दो कि यहाँ तक की कहानियां समझ में आ गई आपको या नहीं आई है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताओ जी। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपकी? यस सर। देखो सिर्फ इससे ही रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड ही मैं बीच में जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि ये है आपकी थ्योरी क्लास, और थ्योरी क्लास के बीच में अगर अड़गम सड़गम कमेंट्स में पढ़ के और उनके जवाब देने लग गया तो ये क्लास की ऐसी तैसी हो जाएगी। फिर बाद में कोई बच्चा इस क्लास को देख रहा होगा, वो इतना परेशान हो जाएगा कि बीच में क्या आया जा रहा है। तो इसलिए बीच में मैं आपके एक्स्ट्रा एक भी सवाल आज नहीं पढ़ने वाला। प्रश्न वाली क्लास में इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि एक प्रश्न कंप्लीट हुआ है, उसके बीच में कमेंट पढ़ भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगला प्रश्न अगला टॉपिक अगली बात, है ना। तो उसमें नई बात शुरू होती है हर प्रश्न में, यहाँ हर बार नई बात शुरू नहीं हो रही है, हर चीज लिंक है। तो बीच में मैं किसी का एक्स्ट्रा कमेंट नहीं पढ़ सकता, आप चाहे बुरा मानो या अच्छा मानो, समझे। अब जो भी कमेंट्स आपके एक्स्ट्रा वाले पढ़े जाएंगे वो क्लास के अंत में पढ़े जाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ क्लास से रिलेटेड कमेंट ही पढ़े जाएंगे।
ठीक जी, यहाँ तक क्लियर है? आपके कमेंट यस में आ चुके हैं सबके, अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक 1500 लाइक नहीं हुए हैं, जल्दी से करो फटाफट से। 1500 लाइक में केवल एक ही लाइक कम है, तो ये जल्दी से कमेंट को नीचे करके एक बच्चा लाइक करके आओ। कौन है वो लक्की पर्सन जो करके आएगा 1500 वाला लाइक? और कमेंट में फिर अपना नाम लिखना, जल्दी बताओ फटाफट से जी। और यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। तो पहले अवस्थाओं की बात करेंगे। 3 अवस्थाएं होती है कॉल्बर के सिद्धांत में। कितनी? कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। 3 अवस्थाएं हैं भाई, है ना? कौन सी? ठीक है, पहली अवस्था को हम क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत अवस्था। और इसको हम कहते हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था को हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। इंग्लिश में लिख लेना, इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज। और ये प्री कन्वेंशनल स्टेज की उम्र क्या होती है? 3 से 10 साल। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और उठ जाता है, जैसे ये आया आपका 3 से 10 सवाल। एक सवाल ये उठ जाता है कि हर सिद्धांत में जो शुरू होता है स्टेज, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है तो जन्म से लेके 2 साल, 2 से 7 साल, तो यहाँ जन्म कहाँ गया बच्चे का? सीधे 3 साल से स्टेज स्टार्ट हो रही है। ये एक सवाल है जो आपके दिमाग में आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया, है ना? लॉजिकल बातें आनी चाहिए दिमाग में। तो 3 साल से क्यों शुरू हो रही है ये आपके सिद्धांत की अवस्थाएं? वो इसलिए है क्योंकि कॉल्बर का कहना यह है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चे से हम नैतिक विकास की उम्मीद रख ही नहीं सकते, उसमें नैतिक विकास होता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं कि 3 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसको इतनी समझ नहीं होती कि हमारे समाज में क्या काम करना है, हमें क्या नहीं करना, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, इतनी अकल बच्चे में नहीं होती। इसलिए हम उससे ये उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि वो किस प्रकार का नैतिक विकास हमारे यहाँ दर्शाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, अपनी 3 साल से पहले की उम्र वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रखी, यानी उनके यहाँ 0 नैतिक विकास होता है, नैतिक विकास है ही नहीं। क्लियर? तो एक सवाल अगर ये भी बने कि किस अवस्था के, है ना, इस तरह का एक सवाल बनेगा, कौन सी अवस्था में नैतिक विकास शून्य होता है? आया है एक बार ये सवाल, कौन सी अवस्था में नैतिक विकास शून्य होता है? तो अब आपके सामने आएंगे शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तो आप किसको लगाएंगे? शेष अवस्था, है ना? शेष अवस्था में नैतिक विकास शून्य रहेगा, होता ही नहीं है। तो यहां पर आपको ये बात भी क्लियर हो जाती है। अब फर्स्ट आपकी अवस्था है कौन सी? प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 3 साल से 10 साल। क्लियर? अभी आपको चरण नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल अवस्थाएं। प्री कन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत अवस्था, इसका नाम क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है क्योंकि परंपरागत बना है परंपरा से। किससे? परंपरा। और परंपरा क्या होती है? परंपरा होती है जो हमारे समाज में चल रही हुई चीजें होती हैं, है ना? ये आपकी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, अमिताभ बच्चन का डायलॉग भी है एक, है ना? तो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का मतलब ये होता है कि जो चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो आपके मूल्य होते हैं कि हमारे यहाँ की लड़कियां दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकती, ये हमारा परंपरा चली आ रही है ना? हमारे यहाँ की औरतें घूंघट यहाँ से नाक से ऊपर नहीं जा सकता, उनका यहाँ तक रहना चाहिए, ये हमारी परंपरा है। इस तरह की बहुत सारी परंपराएं होती हैं जो चली आ रही होती हैं, है ना? आप किसी को गाली नहीं दे सकते, ये परंपरा है, हालांकि देते सब है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो परंपराएं हैं। रिश्तेदार जब घर पे आएंगे तो उनका एक ही सवाल पूछा जाएगा, बेटा पढ़ाई तुम्हारी कैसी चल रही है? बेटा अगर पिछले साल नंबर कितने आए थे? बेटा तुम सीटेट की तैयारी कर रहे थे, पास हुए या फेल? तू तो 29 साल की हो गई है, तेरी नौकरी नहीं लगी हुई था। तो ये परंपरा है, वो सवाल उनके हैं, वो पूछेंगे आपसे, परंपरा है ये, कि वो आएंगे तो ये सवाल पूछेंगे आपसे और आपको कोई ना कोई जवाब तैयार रखना पड़ेगा उसके लिए। तो जो चली आ रही चीजें होती हैं वो परंपरा कहलाती है। तो इस उम्र का बच्चा, 3 से 10 साल का बच्चा परंपराओं को फॉलो नहीं करता, उसको परंपराएं समझ ही नहीं आती हैं। 10 साल की उम्र के बाद ही तो समझ में आती है कि क्या चल रहा है हमारे चारों तरफ, उससे पहले कुछ नहीं समझ आता। तो 10 साल से पहले की उम्र का बच्चा परंपराओं को ना तो जानता है और ना ही मानता है। उससे कोई भी ऐसा भी सवाल पूछे, वो अपनी मौसी के ऊपर चाय गिरा देगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना? वो अपने फूफा को थप्पड़ मार देगा, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बड़े होने के बाद पता चलता है फूफा तो भगवान है, उसके बिना तो शादी नहीं हो सकती, है ना? तो ये चीजें बाद में नहीं पहले पता ही नहीं होती। 10 साल तक के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इसको परंपरा से पहले की अवस्था कहा गया है, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था है ये। इसमें जो भी काम करेगा बच्चा, वो परंपरा के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसलिए इसको क्या कहा? पूर्व परंपरागत अवस्था कहा गया है। समझ में आई बात आपको? हाँ जी।
क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी स्टेज पे आता हूँ, चरण बाद में पढ़ेंगे, है ना। दूसरी जो अवस्था है आपकी, ये है आपकी परंपरागत अवस्था, इसको कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज, इसको कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। इसकी उम्र क्या है? 10 साल से लेकर 13 साल तक। अब देखो इसमें आ गया परंपरागत, यानी यहां पर बच्चा परंपराओं के हिसाब से काम करता है। अब 10 साल से 13 साल तक के बच्चे को परंपराएं समझ में आने लगती है। अब बच्चा जो है परंपराओं के बारे में सोचने लग जाता है, उसको पता चल जाता है कि हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है और किस तरह से चीजें हमें करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था होती है परापरंपरागत अवस्था, जो 13 साल से लेके और ऊपर यानी वयस्क अवस्था तक चलती रहती है। इसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो ये आपकी परापरंपरागत या उत्तर परंपरागत भी इसको कई बार हमने कहा है, उत्तर परंपरागत भी कह सकते हैं। तो ये परंपरा से आगे है, यानी जब बच्चा 13-14 साल से बड़ा होने लगता है ना, तो तब बच्चा अपनी परंपराओं से ऊपर की चीजें सीखना स्टार्ट कर देता है या सोचना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं कह रहे कि परंपराओं को मानना ही बंद कर देगा, लेकिन परंपराओं से हटके सोचना स्टार्ट कर देता है। अब आपको ये परंपराएं जो चली आ रही थी उन पे आप सवाल उठाने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा होना जरूरी है? आप अपने मम्मी पापा से भी कह देते हैं ये ऐसा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे दादा परदादा सरदादा सब करते आए हैं। क्यों? अगर उन्होंने किया है तो तुम भी करोगे, जरूर है भाई। जो चीज गलत है उसको छोड़ दो, है ना। जो अच्छी चीजें हैं, जो उनके वैल्यूज हैं, जो उनके मूल्य हैं, वो हम मानेंगे, है ना। जो अच्छी परंपराएं हैं उनको मानते रहो। लेकिन कोई ऐसी परंपरा भी होती है जो रूढ़िवादी परंपरा होती है, जिससे आज के समय पे नुकसान उठाना पड़ रहा है हमें, तो उसको छोड़ दो, उसको मत मानो। या ऐसा कोई कानून आपके संविधान में है जो 1945 में जरूरत थी, 1960 में जरूरत थी उसकी, आज के समय में उस कानून की जरूरत नहीं है, तो उस कानून को खत्म करो ना। क्यों आज के समय पे माने फिर रहे हो उसको? तो यहां पर आकर के इस स्टेज में बच्चा परंपराओं से ऊपर उठ के सोचने लगता है, और अब वो ये कह सकता है कि जो काम ऐसे हैं जो हमारे लोगों को, पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन चीजों को खत्म करो, मत मानो उनको, है ना। और ऐसे काम करो जिससे पूरी कम्युनिटी का, सबका भला हो। तो ये होता है इस स्टेज में। तो मेरे ख्याल से अवस्थाएं तो आपको समझ में आ गई हैं तीनों की तीनों। अब बताओ मुझे समझ में आई या नहीं, कमेंट करके एक बार जी। और 1700 लाइक यहाँ पर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। 1700 लाइक में 3 लाइक कम है, तो कौन करेगा 1700 लाइक पूरे? जल्दी बताओ कौन है वो लक्की पर्सन जो 1700 लाइक करके आएगा। कमेंट को एक बार नीचे करके जल्दी से लाइक कर दो अच्छे बच्चों की तरह। और वैसे भी इतनी बेहतरीन जबरदस्त क्लास है, तो एक लाइक तो बनता है। जल्दी करो फटाफट से, अच्छे बच्चों की तरह कर दिया करो, बार बार ना कहना पड़े। यस सर समझ गए। तबीयत कैसा है आपका? ठीक है, अभी पहले से ठीक है जी। राइट सर, यस सर समझ गए, यस सर क्लियर है, यस सर। चलिए सबका यस आ चुका है, मतलब बढ़िया क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गई अवस्थाएं। अब आते हैं हम चरण पे। चरण क्या है? तो देखिए पहली अवस्था के अंदर 2 चरण है, हर अवस्था के अंदर 2 ही चरण मिलेंगे। देखो पहली अवस्था में 2 चरण है, पहला दूसरा, है ना। दूसरी अवस्था में भी 2 चरण है, तीसरा और चौथा। और तीसरी अवस्था में भी 2 ही चरण है, चौथा और पांचवा। तो यानी कि चरण कितने हो गए? 6, है ना। चरण अवस्थाएं कितनी हो गई? 3 अवस्थाएं कितनी हो गई? 3। और चरण कितने हो गए? 6। तो ये बात भी आपको रट्टा मारनी है कि अवस्थाएं कितनी होती है कॉल्बर के सिद्धांत में? 3। और चरण कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। अब कौन कौन से चरण हैं और उन चरणों में कौन कौन से गुण आते हैं, यानी उन चरणों में बच्चे के अंदर क्या क्या हरकतें आएंगी या किस प्रकार का नैतिक विकास बच्चा करेगा, सबसे ज्यादा सवाल तो इसी के अंदर से बनते हैं कि ये वाला काम बच्चा कौन से चरण में करेगा। तो पहला चरण है आपका दंड एवं आज्ञाकारिता या आज्ञा पालन अभिविन्यास। इसको इंग्लिश में कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, 2 शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं, नंबर 1 दंड यानी सजा, और नंबर 1 आज्ञा पालन। तो इसमें हमें ये बात खास पता चल जाती है कि यहाँ पर बच्चा जितने भी कार्य, नैतिक कार्य करता है, वो सारे के सारे नैतिक कार्य वो या तो सजा से बचने के लिए करेगा या फिर बड़ों की आज्ञा मानने के लिए करेगा। यानी यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार बच्चा काम नहीं करता।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे से कहते हैं कि होमवर्क पूरा कर लो, घर का जो स्कूल से जो उसको होमवर्क मिलता है, होमवर्क बच्चा तब पूरा करता है, उसको इस बात का डर रहता है कि कल जब स्कूल जाऊंगा और होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो टीचर मुझे सजा देगी, चाहे वो पीटे, चाहे वो डांटे, है ना, या क्लास के बाहर खड़ा कर दे, यानी सजा मिलेगी। तो सजा से बचने के लिए बच्चा होमवर्क पूरा कर रहा है, उसका अपना खुद का इंटरेस्ट उसमें नहीं है। दूसरी बात, इसी प्रकार से माता जी ने कहा है कि आपको जो है टेबल पे पानी नहीं गिराना है खाना खाते समय, या आपको जो है पानी पीने के बाद बोतल जो है फ्रिज के अंदर रखनी है, तो ये उसको आते नहीं है काम, ये उसकी अपनी इच्छा से या अपने दिमाग से नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको आज्ञा मिली है कि बड़ों की आज्ञा माननी है। तो ये दो ही तरीके इस पे चलेंगे आपके पहले चरण में, बच्चा या तो दूसरों की आज्ञा मान करके काम को कर रहा है, या फिर सजा से बचने के लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आज और चीजें रख सकते हैं, डर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दंड जो सजा है, सजा का डर ही तो होता है कि टीचर मुझे मारेगी, इसीलिए काम पूरा कर लेते हैं। तो क्या हो जाए, सजा से बचने के लिए जो है वो आदमी, बच्चा, सॉरी आदमी कह रहा हूँ, बच्चा जो है वो इसलिए काम कर रहा है, उसको डर है ना, या फिर जो है वो आज्ञा पालन कर रहा है। तो यही है आपके इस वाले चरण में, बच्चा अपनी मर्जी से काम नहीं करता, वो इसलिए करता है ताकि बचा रहे। दूसरा चरण आता है जिसका नाम होता है यांत्रिक, इसका कलर थोड़ा मैच हो रहा है, कलर दूसरा ले लेते हैं, है ना। आता है यांत्रिक या विनिमय सापेक्ष अभिविन्यास। अब इसको यांत्रिक रख लो या विनिमय रख लो, या फिर व्यक्तिगत प्रतिफल अभिविन्यास, ये तीनों नाम इसी के हैं, और तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में वो कोई सा भी नाम पूछ सकता है आपसे। तो देखिए इसका मतलब समझते हैं। यांत्रिक का मतलब होता है वस्तुएं, क्या होता है, वस्तुएं या चीजें। तो यहाँ इस अवस्था में बच्चा ज्यादातर मटेरियलिस्टिक चीजों में, जैसे इंग्लिश इंग्लिश वाला को पढ़ेंगे ना, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, सामान, वस्तुएं, इंस्ट्रूमेंट सामान को कहेंगे। तो सामान यानी चीजों के पीछे भागता है बच्चा, कि मुझे कुछ चाहिए, चाहे उसको पेंसिल दे दो, चाहे कोई चीज दे दो, यानी इनाम पाने के लिए बच्चा, जैसे अगर बच्चे से आपको कोई नैतिक काम करवाना है तो उसके बदले में उसको चीज देनी पड़ेगी, चाहे खाने की चीजें दे दो, चाहे इस्तेमाल की चीजें दे दो। बच्चा तभी होमवर्क करेगा जब उसको आप चॉकलेट दोगे, बच्चा तब होमवर्क करेगा जब आप उसकी क्या कर दोगे, उसको खाने का, या उसको जो है पेंसिल दे दी इनाम में, या जो है उसको कोई और लाभ दे दिया जाए, है ना, और कुछ इनाम दे दिया जाए, तो उसके कारण बच्चा काम करता है। दूसरी चीज आती है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी व्यापार टाइप से। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी कि मैं अगर किसी का भला कर रहा हूं तो उसको भी मेरा भला करना चाहिए, यानी मैंने अगर आपकी मदद की तो आप मेरी मदद करोगे। जैसे एक सीटेट में सवाल आता है कि एक बच्चा ये कहता है दूसरे बच्चे से कि कल मैंने अपना लंच तुम्हारे साथ साझा किया था, इसलिए आज तुम मेरा अपना लंच मेरे साथ साझा करोगे, वरना तो नैतिक विकास आपका खराब है ना। या अगर एक ही समय की बात है तो वो क्या कहता है कि मैं जो है आज क्या लाया हूँ, भिंडी की सब्जी लाया हूँ, तो मेरी भिंडी की सब्जी तुम खा लो और तुम्हारी गोभी की सब्जी मैं खा लेता हूँ। तो इसको हम कहते हैं विनिमय, यानी लेन देन। तो बच्चा जब भी इस उम्र का बच्चा होगा, वो आपको अगर कोई चीज दे रहा है तो बदले में आपसे कुछ ना कुछ लेगा, वरना वो कभी नहीं देगा आपको अपनी चीज। अगर वो आपको अपनी पेंसिल दे रहा है तो आपसे वो रेजर मांगेगा, फिर आपसे जो है पेन मांगेगा, आपसे कॉपी मांगेगा, यानी आप उसकी मदद करेंगे तो वो आपकी मदद करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। तो ये वाली चीज इसमें होती है। दूसरी बात, जैसे हमने यहाँ पर व्यक्तिगत प्रतिफल लिखा है, यानी प्रतिफल होता है लाभ, यानी जरूरत। बच्चा जो है हमेशा अपने फायदे की सोचता है इस उम्र में या इस चरण में। इस चरण में बच्चा अपने खाने पीने का फायदा ढूंढेगा, अपने खिलौने की चीजें ढूंढेगा। जैसे आप बच्चे से ये कहेंगे कि दुकान से हमें कुछ सामान ला दो, मम्मी कहती है कि दुकान से क्या ला दो, चीनी ला दो आप आधा किलो, तो बच्चा क्या कहेगा, मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में, तो मम्मी कहती है 5 रुपए तू रख लेना, बाकी की चीनी ला देना। तो फिर बच्चा एकदम दौड़ा दौड़ा जाता है, तुरंत दुकान से सामान ला देगा, चाहे वो थका हुआ हो चाहे कुछ भी हो, तुरंत ला देगा सामान। तो ये क्या फायदा है इससे, इसमें बच्चे को लालच मिला है, बच्चे को इनाम मिला है, यानी प्रतिफल मिला है, यानी लाभ मिला है। तो इस पूरी स्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से गुण हमें देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 पर तो हमें लेन देन ही देखने को मिल गया, है ना। दूसरी चीज लाभ, तीसरी चीज लालच, यानी बच्चे को किसी चीज का लालच दो तो वो काम एकदम कर देता है। चौथी चीज व्यक्तिगत जरूरत,
है ना, जरूरत के पीछे भाग रहा है बच्चा कि मैं अपनी खाने की नीड या खिलौनों की नीड कैसे पूरी करूं। ठीक है, तो ये वाले शब्द आप याद रखेंगे, इन वाले शब्दों से ही आपको आंसर मिलेगा एग्जाम में। बाकी इसके नाम तीन है, तीनों नाम याद रखना, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, विनिमय सापेक्षिक अभिविन्यास या व्यक्तिगत प्रतिफल अभिविन्यास। इंग्लिश में एक ही नाम है, इंग्लिश में अलग अलग नहीं होते, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तो मुझे बताओ ये दोनों चरण आपको समझ में आ गए या नहीं आए? जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताओ कमेंट करके। जी। जी सर, आप भी बोलते हैं ना लाइक करो तो बदले में हमें क्या मिलेगा? बेटा बदले में तुम्हें वो चीज़ मिल रही है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको, इतनी ज़बरदस्त क्लास, और आपको एग्ज़ाम के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना बेहतरीन क्लास, ये मिल रहा है आपको। बल्कि उल्टा होना चाहिए ये, कि मैं आपको फ्री में इतनी सारी क्लास पढ़ा रहा हूँ, डेली जो है 2-2 3-3 घंटे आपको पढ़ाता हूँ, तो इसके बदले में मुझे क्या दोगे आप, ये बताओ अब बताओ आप तो खुद के लिए पूछ रहे थे बेटा, आप मुझे बताओ। इसके बदले में एक लाइक देते हो आप, वो भी सब लोग नहीं देते, कंजूसी कर जाते हैं, वो भी नहीं करते, कुछ लोग तो चोरी करके भाग जाते हैं, उसकी भी लाइक की भी। तो अब बताओ इसके बदले में मुझे क्या मिलता है, ये बताओ। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। आगे है आपका परंपरागत अवस्था, और इसके अंदर तीसरा चरण आ गया आपका। दो चरण हम सीख चुके हैं, अवस्थाएं तो पहले ही पढ़ ली थी। तीसरे चरण का नाम है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, जिसका नाम है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब ये होता है, इसके अंदर इसके जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें आदमी लड़का हो या लड़की हो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं दूसरों के सामने। वो अच्छे हैं या नहीं है वो अलग बात है, वो दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। यानी वो ये जताते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यारा बच्चा हूँ। तो जैसे घर पे मेहमान आएंगे तो तुरंत से जाके पानी लेके आएंगे, लो जी पानी पीजिए, है ना। अगर सगे रिश्तेदार हैं जैसे चाची है मौसी है, तो उनके हाथ पैर दबाने लग जाएंगे, उनको जल्दी से तकिया ला के देंगे, लेट जाइए आप आराम कीजिए। तो इस तरह की जो हरकतें आप कर रहे हो, इसका मतलब आप उनकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना। इस उम्र की बात कर रहे हैं, इस चरण में अगर बच्चा है, इससे बड़ा हो चुका है तो वो फिर जानबूझ के कर रहा है, उसको पता है कि ऐसा करना अच्छा होता है, ऐसा करना ही चाहिए, वो नैतिक विकास है। लेकिन यहाँ पर बच्चा दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है ना। जैसे कई बार जो है आप अपने क्लासमेट्स जो बच्चे होते हैं उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, कूल बनने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इसका अगर हम एक अर्थ निकालें तो वो ये है कि आप अपनी मर्जी से काम ना करके दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यानी जो भी काम आप करेंगे वो दूसरों की उम्मीदों के अनुसार करोगे कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, आपके पिताजी क्या चाहते हैं, आपकी माताजी क्या चाहती हैं। आप अपने मम्मी पापा की नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो काम करते हैं। आपकी मम्मी ने कहा अच्छे बच्चे गाली नहीं देते, तो आपने गाली देनी बंद कर दी, है ना। हालांकि ये अच्छी हैबिट है, इससे आप में सुधार आएगा, इससे बच्चा धीरे धीरे अच्छी चीज़ें सीख जाएगा। लेकिन बच्चे को अपनी समझ से नहीं कर रहा है वो काम इसलिए कर रहा है कि मेरे पापा को अच्छा लगेगा, मेरी मम्मी को अच्छा लगेगा, वो मुझे बोलेंगे कि कितनी अच्छी बच्ची है, कितना अच्छा बच्चा है ना, तो इसलिए वो काम करता है। तो इसके अंदर एक ही बस सिंपल एक शब्द याद रखना है आपको, कि बच्चा जो है वो दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार काम करने की कोशिश करता है, अपने अनुसार नहीं करता, और अच्छा बनने की कोशिश करता है। क्लियर। फिर आता है आपका चौथा चरण, इसका नाम है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, यानी कि सामाजिक, इसका दूसरा नाम सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास भी है, इंग्लिश में लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहते हैं। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और नाम क्या है, कानून। यानी कि इस उम्र में बच्चा कानून को मानने लगता है, और कानून को सिर्फ मानता नहीं है, ये अपेक्षा करता है कि हर आदमी कानून माने। यानी वो बच्चा ये चाहता है कि पूरे समाज को, समाज के एक एक आदमी को कानूनों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, ताकि समाज में कोई खलबली ना मचे, समाज में गलत काम ना हो। तो वो ये चाहता है कि हर आदमी को सामाजिक नियम मानने चाहिए। इससे क्या होगा कि समाज में कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समाज में कोई एक दूसरे का सामान नहीं छीनेगा, एक दूसरे को पीटेगा नहीं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा, है ना। तो समाज में सब चीजें सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए बच्चा चाहता है कि सब लोग कानून और नियमों का पालन करें। अगर कोई भी आदमी कानून और नियमों को तोड़ता है
तो फिर हमारे समाज में जो है क्या पैदा हो जाएगा, खलल पैदा हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इस उम्र में सबसे ज्यादा ख्याल बच्चा किस चीज का रखता है, सामाजिक व्यवस्था का, कि भैया सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। सिर्फ इसलिए हर आदमी को कानून का पालन करना चाहिए, चाहे उसकी व्यक्ति कंडीशन कोई भी हो। जैसे जीन प्याजे उसके हिंज की कहानी में अगर हम वापस लौटें तो वहां पे यहाँ इस चरण का बच्चा क्या कहता, इस चरण का बच्चा ये कहता कि भैया चाहे उसकी पत्नी मरे या जिए कुछ भी करे, लेकिन उसको चोरी नहीं करनी, क्योंकि चोरी करना कानूनी अपराध है। क्या कह रहे हैं, चोरी करना कानूनी अपराध है। अगर वो चोरी करेगा तो कानून तोड़ देगा, और कानून टूटेगा तो पूरे समाज में गलत चीजें फैलेंगी। इसलिए उसको चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी, चाहे उसकी व्यक्ति की स्थिति कुछ भी है। भैया मरे जिए, वो अपना दूसरा तरीका ढूंढे जो सही हो, इलीगल ना हो, लीगल हो, है ना। तो वो ये कहता। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, दोनों चरण। बता दो जरा कमेंट में एक बार। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जी चलिए आगे आते हैं। अब देखिए आगे क्या है। अगला जो है, ये अवस्था तो तीसरी है, लेकिन चरण इसमें आ जाता है आपका पांचवा चरण। चार चरण पढ़ चुके हैं, पांचवा। पांचवें चरण का नाम है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास या सामाजिक अधिकारिता अभिविन्यास। इंग्लिश में कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो यहां पर देखिए इसके बीच में जो वाला शब्द है ना, जिसको हम अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, इसी से आपको ये इसका आंसर मिलेगा। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, साझेदारी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है साझेदारी। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम रेंट पे अगर कहीं पे रहते हैं, कोई घर लेते हैं रेंट पे, तो जो मकान मालिक होता है और जो किराएदार होता है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं होता। और उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के अधिकार लिखे जाते हैं कि भैया मकान मालिक के अधिकार ये है कि वो उसका घर रहेगा हमेशा, आप उसको बेच नहीं सकते, है ना, या उसमें हमेशा नहीं रह सकते। या वो उसके कुछ अधिकार रहेंगे, वो कहेगा कि भैया मुझे किराया जो है टाइम पे मिलना चाहिए, इतनी तारीख को, है ना, इतने पैसे। उसी प्रकार से उसमें अधिकार जो है उस आदमी के भी रहते हैं, किराएदार के, कि किराएदार के अधिकार ये रहेंगे कि हम इसमें रह सकते हैं, हम इसमें किसी भी समय रहें ना रहें, बाहर घूमने जाएं फिर वापस आके रहें, इसमें हम अपने घर का सारा सामान रखेंगे, हमारे घर के मेंबर्स भी इस घर में रह सकते हैं। तो उसके अपने अधिकार हैं। यानी दोनों व्यक्तियों के अपने अपने अधिकार हो जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहां पर भी क्या हो जाता है, वैयक्तिक अधिकार हो जाता है। यानी हर आदमी का अपना अधिकार है भाई। तो यहां भी इस चरण की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि इस चरण का बच्चा वैयक्तिक अधिकार मांगने लग जाता है। जब बच्चा इस चरण में पहुंच जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में, तो बच्चा वैयक्तिक अधिकार की बात करता है। यानी कोई भी समाज में जो रीति रिवाज चल रहे हैं या नियम चल रहे हैं या फिर वो संविधान वाले कानून है, उनकी वजह से अगर व्यक्तिगत अधिकार का हनन हो रहा है, और व्यक्तिगत अधिकार उसका अकेले का नहीं, समाज के हर आदमी के किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार छिन रहा है, तो उस नियम को मत मानो, उस नियम को तोड़ दो, उस नियम को हटा दो। समझ में आई व्यक्तिगत अधिकार की मामला क्या है? व्यक्तिगत अधिकार का मामला यह है इंसानों का अधिकार, जिसको ह्यूमन राइट्स कह रहे हैं हम। यानी इंसान का अधिकार है स्वतंत्र रहना, इंसान का अधिकार है जीवित रहना। तो अगर किसी भी कानून की वजह से या किसी भी सामाजिक नियम की वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उस कानून को हम नहीं मानेंगे, उस कानून को हम तोड़ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न भी आता है आपका, और मैं एग्जाम्पल भी आपको कई बार देता हूं, कि आप एक व्यक्ति को, मरीज को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, उसमें एक बीमार आदमी है और उसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो रास्ते में आपके रेड लाइट आती है। अब कानून यह है कि रेड लाइट जब जितने सेकंड तक रेड रहेगी उतने सेकंड तक आप जो है खड़े रहेंगे वहीं पर। ये कानून है कि वो 50 सेकंड चले, 30 सेकंड चले, रेड लाइट जब तक है आप खड़े रहेंगे। तो वो कानून है। लेकिन अब आप ये सोचते हैं कि क्या हम इसको जल्दी पहुंचाएं, इससे तो व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा ना। हमारा अधिकार क्या है उस व्यक्ति का? उसका अधिकार है जीवित रहना, तो उसको जिंदा रखना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम रेड लाइट तोड़ करके उसको सीधे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। एम्बुलेंस कई बार क्या करती है, एम्बुलेंस रेड लाइट का इंतजार नहीं करती, बाकी वाहन खड़े रहते हैं, लेकिन वो रेड लाइट को क्रॉस करके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सबसे बड़ा उदाहरण है व्यक्तिगत अधिकार का, कि हम जो है उस व्यक्ति का अधिकार है जीवित रहना, इसलिए हमने उस कानून को तोड़ दिया जो उसके आड़े आ रहा था। तो व्यक्तिगत अधिकार की बात समझ में आई आपको? यानी अगर कोई भी ऐसी कानून या कोई भी ऐसी परंपरा आपकी चली आ रही है
जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, तो हम उसको हटा सकते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर क्या आ जाती है, व्यक्तिगत अधिकार के साथ साथ इसके अंदर आता है किसी भी काम का अच्छा है कोई काम या बुरा है, वो कार्य के परिणाम पे आधारित होगा। जैसे मैं इसको समझाता हूं, लिख देता हूं पहले, कार्य का परिणाम, यानी कार्य का परिणाम ही ये डिसाइड करेगा कि वो काम अच्छा था या बुरा था। जैसे नैतिक काम की बात करते हैं ना, तो कोई काम जो हम कर रहे हैं, हम कहेंगे ये नैतिक रूप से सही है, दूसरा काम ये नैतिक रूप से गलत है। तो इस उम्र का बच्चा जो है वो डिसीजन कैसे लेगा कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम गलत है, तो वो इस तरह से डिसीजन लेगा, जिस काम को करने से उसका परिणाम अच्छा आया तो वो काम अच्छा है, जिस काम को करने से उसका परिणाम गलत आया तो वो काम गलत है। जैसे अभी फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल हमारा था एम्बुलेंस ले जाने वाला। अब एम्बुलेंस जब हम ले जा रहे थे हॉस्पिटल, तो हमने रेड लाइट तोड़ी। रेड लाइट तोड़ना गलत बात है, रेड लाइट तोड़ना गलत है ना, कानून के हिसाब से तो गलत है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला कि मरीज की जान बच गई, मरीज को हम टाइम पे हॉस्पिटल ले गए, तो यानी परिणाम अच्छा आया। तो फिर रेड लाइट तोड़ के आपने अच्छा काम किया है, कोई बुरा काम नहीं किया। तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि रेड लाइट तोड़ना अच्छा था या बुरा था, तो अगर इस उम्र का बच्चा होगा तो पहले आपसे ये कहेगा कि उस रेड लाइट को तोड़ने का कारण क्या था। अगर रेड लाइट तोड़ने की वजह से कुछ अच्छा हुआ है, तो इसका मतलब रेड लाइट को तोड़ देना अच्छा काम था, बुरा नहीं था। तो को किसी भी काम के अगर अच्छा या बुरा जानना है कि वो काम अच्छा है या बुरा है, तो उसके परिणाम को देखना पड़ेगा। ये बात भी किसके अंदर आती है, आपके पांचवें चरण के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका छठा चरण। अब छठा चरण क्या है आपका, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास। सार्वभौमिक का मतलब है सभी के लिए, एथिकल तो नैतिक नैतिक को ही कहेंगे, यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन, यानी बच्चा जो है सभी के बारे में, यानी सभी के भलाई के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर इस वाले सिद्धांत में बच्चा खुद से ज्यादा समाज की चिंता करता है, और वो ये कहता है कि समाज के नियम या समाज की परंपराएं या हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे पूरी ही कम्युनिटी को, बल्कि कम्युनिटी नहीं, पूरी मानवता का फायदा हो, ना कि किसी एक का, ना तो किसी एक कम्युनिटी का, ना किसी एक इंसान का, बल्कि पूरे ही समाज का फायदा होना चाहिए। ऐसे कानून बनाओ और ऐसे संविधान का पालन करो। तो यहाँ पर सभी के बारे में, सभी की भलाई के बारे में बच्चा सोचने लगता है। ठीक है, सभी की भलाई के लिए बच्चा सोचने लगेगा। और इसके साथ साथ बच्चा ये कहता है कि स्वयं निर्णय लो, क्या लो, स्वयं लो निर्णय, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो। तो यहाँ पर बच्चा कानून से भी ऊपर उठ जाता है, वो कानून को भी मानने से इनकार कर देता है अगर कानून उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसके समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चा कहता है, बच्चा तो रहता नहीं है वैसे, थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा यहाँ, वो कहता है कि हमें जो है आंख बंद करके किसी भी कानून का पालन नहीं करना, हमें अपने निर्णय खुद लेने हैं, और हमें ये रास्ता खुद चुनना है कि कौन सा काम करना है जो समाज की भलाई के लिए है और कौन सा काम नहीं करना है। तो यहाँ दो तीन टैग वर्ड रहेंगे इस वाले चरण में। एक तो बच्चा स्वयं डिसीजन लेगा, दूसरा सभी की भलाई के बारे में सोचेगा, और किसी भी कानून को आंख बंद करके पालन नहीं करना। ठीक है, तो ये हुए आपके छह के छह चरण। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी आपको छह के छह चरण की विशेषताएं समझ में आ गई है या नहीं आई है, जल्दी बताओ एक बार। जी सर। हाँ, और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक भी करो जिसने नहीं किया, क्योंकि हमारे 2000 लाइक कंप्लीट होने वाले हैं। 2000 लाइक में केवल 2 ही लाइक कम है। तो कौन है वो लक्की पर्सन जो 2000 वाला लाइक पूरा करके आएगा? जल्दी एक बार कमेंट को नीचे करो और लाइक कर दो अच्छे बच्चों की तरह। जिसने लाइक नहीं किया तुरंत जल्दी से लाइक करके आएंगे। जी, यस सर, सबका आ चुका है। चरण 5, सरल भाषा में, समाज के नियमों का खनन हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। अरे गुरु, 5वें चरण में खनन हुआ तो दिक्कत हो जाएगा? तुम कंफ्यूज मत करो बच्चों को भी। 5वें चरण में नहीं है वो, छठे चौथे चरण में है। चौथा चरण है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, जिसमें बच्चा ये कहता है कि हमें जो है सामाजिक नियमों को मानना है, सामाजिक नियमों का खनन नहीं करना। अगर सामाजिक नियमों का खनन हुआ या सामाजिक नियम हमने तोड़े तो समाज में खलबली मच जाएगी, समाज हमारा बिखर जाएगा। ये चौथे चरण में कह रहे हैं। तुम ये कमेंट मत करो अगर ना पता हो तो, ठीक है? कमेंट करके बाकियों को मत कंफ्यूज करो।
बताइए और कुछ। अभी कॉलवर्क के क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, अब दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। यस सर जी, क्लियर है। चलो ठीक है, क्लियर तो हो गया। तो थोड़े से क्वेश्चंस की जब बात आई है तो क्वेश्चंस भी एक बार इसके रिवाइज कर ही लेते हैं, है ना। देखिए, बताएंगे आप लोग क्या सीखा है आपने, यह भी पता चल जाएगा। आपका प्रश्न है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कॉल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? पहला ऑप्शन है आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, दूसरा है यंत्रीय उद्देश्य उन्मुखी, सी ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी, और डी ऑप्शन है कानून और व्यवस्था उन्मुखी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखो अपना अपना आंसर, कमेंट करके बताते रहेंगे आप, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हम्म। और अब जो है आप सभी लोग जो है डेली लाइव आना स्टार्ट कर दो भाई, 7 बजे का टाइम आपका फिक्स है ही है ना। तो 2 दिन में लाइव नहीं आ पाया तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन अब हम डेली लाइव क्लास करेंगे 7 बजे, ठीक है। तो अब आपको डेली लाइव आना है सभी को, है ना। और जिनको नहीं पता तो उनको भी बता देना कि 7 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है और आप सभी लोग लाइव आएंगे। शेयर वेयर कर देना अपना इसको, ठीक है। देखिए, इसने बोला आपसे अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति कुछ भी हो। तो यहाँ पे हमें साफ सुथरा समझ में आ रहा है, नियमों को स्थिर मानती है और सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, यानी ये कानून और व्यवस्था उन्मुखी अभिविन्यास है। डी ऑप्शन चौथा चरण है। कौन सा? चौथे चरण की बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चा ये मानता है कि हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। तो क्लियर है इतनी बात, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, लॉरेंस कॉल्बर के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? पहला ऑप्शन है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा है सजा और आज्ञापालन अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, और डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। लिखिएगा अपना आंसर जी। चलिए लिखिए जल्दी से। देखिए, तो इसने बोला लॉरेंस कॉल्बर के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक विकास नैतिक चयन को निर्धारित करेगी। अब बताओ, नैतिक आवश्यकता या नैतिक सॉरी व्यक्तिक आवश्यकता या व्यक्तिक जरूरत कौन से चरण के अंदर आता है? मैंने अभी अभी बताया आपको। बताओ आप लोग। यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ लोग, और जल्दी बताओ ये किसके अंदर आया था? मैंने अभी अभी बताया आपको, ज्यादा देर भी नहीं हुई है। कुछ लोग पहला ऑप्शन दे रहे हैं और कुछ लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं। तो बेटा आपको एक बार याद करना पड़ेगा इस सिद्धांत। अब पढ़ा तो मैंने दिया है देखो आज आपको, है ना, लेकिन अभी आपको याद नहीं हुआ, मैंने सिर्फ आपको समझाया है। तो अब आपको क्या करना है, अपना एक पेन और रजिस्टर लेना है, उस पे सारी चीज़ लिखनी है, इस वीडियो को दोबारा चला के, और अपना जिस चरण में जो जो विशेषता मैंने बताई है उसको एक रजिस्टर पे लिखना है शॉर्टकट में, और उसको याद करना पड़ेगा। तभी आप सॉल्व कर पाओगे, वरना तो फिर तो भैया, फिर चाहे आप 10 बार पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस चीज़ को याद भी करना पड़ेगा। तो मैंने आपको व्यक्तिगत ज़रूरत जो बताई है वो बताई थी आपको दूसरे चरण में, जिसका नाम होता है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। एक होता है इसके अलावा वैयक्तिक जरूरत के अलावा वैयक्तिक अधिकार। क्या होता है? वैयक्तिक अधिकार। तो वैयक्तिक अधिकार में और वैयक्तिक जरूरत में फर्क होता है। वैयक्तिक अधिकार की जो बात होती है वो होती है 5वें चरण में, और 5वां चरण है कौन सा? इनमें से कोई सा भी नहीं है। 5वां चरण है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल मैंने दिया था, है ना।
कॉन्ट्रैक्ट वाला, जिसमें दोनों पार्टी के अधिकार की बात होती है ना, जिसमें एम्बुलेंस वाला एग्जांपल मैंने दिया। तो यहाँ पर जो है आपका वैयक्तिक अधिकार तो पूछा नहीं है, वैयक्तिक आवश्यकता पूछी है। ये सेकंड चरण में आता है, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। क्लियर बात, समझे आप? चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है आपका, कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है, इस बात पर ध्यान कि सांस्कृतिक कारक और नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इस वाले प्रश्न को छोड़ दो, इसमें एक क्वेश्चन मिस्टेक है। अगला प्रश्न बताओ, कॉलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? तो बताओ जरा इसका क्या आंसर होगा। अभी सब चीजें पढ़ाई है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हो सकता जो चीज छूट जाए, तो जल्दी से बताइए फटाफट से। चलिए जल्दी लिखते रहेंगे फटाफट से। हाँ जी, चलिए और देखिए यहाँ पर इसने बोला क्या है, कॉलबर्ग के किस स्तर पर नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम की बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। और दूसरों की अपेक्षाओं का बनाए रखने का प्रयास कौन से चरण में आता है? तीसरे चरण में। और इसका इस चरण का नाम क्या होता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की, है ना। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसी में तो बच्चा दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, यानी अपनी बात तो भूल जाता है और दूसरों के अनुसार कार्य करता है। तो तीसरा चरण आएगा किसमें? देखो संक्रियात्मक वाला तो होता ही नहीं है। एक होता है पूर्व पारंपरिक स्तर, एक होता है पारंपरिक, एक होता है उत्तर पारंपरिक। अब इन तीनों में दो दो चरण होते हैं, तो पहला और दूसरा तो पूर्व पारंपरिक में आ जाएगा, तीसरा और चौथा इसमें आ जाएगा, पांचवा और छठा इसमें आ जाएगा। तो हमारा पूछा सवाल किसके बारे में गया? तीसरे चरण के। तो अब आप सबको दिख गया है कि तीसरा चरण कौन सी अवस्था में आता है? पारंपरिक में, यानी कन्वेंशनल स्टेज में आ जाता है। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है आपका, लॉरेंस कॉल्बर के अनुसार नैतिक विकास। अच्छा चलिए इस प्रश्न को भी छोड़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाई है स्टेजेस, उसके हिसाब से ही हम करेंगे। तो यहाँ ये बताइए, लॉरेंस कॉल्बर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के पांचवें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि। अब बताइए कि पांचवें चरण की बात पूछ रहा है तो कौन सी विशेषता आएगी? चलिए अब बताइए जल्दी से अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। और हमारे 2200 लाइक कंप्लीट होने वाले हैं, तो 2200 लाइक में 3 लाइक कम है, तो जल्दी से 3 बच्चे कमेंट को नीचे करो और लाइक करके आओ फटाफट से। और 3 नहीं बल्कि सभी बच्चे कर दो भाई, जिस जिसने लाइक नहीं किया अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से लाइक कर दो। एक बार कमेंट को नीचे करके जल्दी से लाइक करेंगे आप लोग। अरशद हुसैन कॉपी पेस्ट मत करो भाई, कमेंट इतनी बार क्यों पेस्ट कर रहे हो, रहने दो। देखिए इसने बोला आपसे क्या, पांचवा चरण है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति क्या मानते हैं। अब अनुबंध की जहां बात आएगी कॉन्ट्रैक्ट की, तो पांचवें चरण के दो ही चीजें हैं, एक है वैयक्तिक अधिकार और दूसरा है किसी भी कार्य का परिणाम अच्छा है या बुरा, उससे डिसाइड करेंगे। अब ये दो चीजें अगर आपको मिल रही है तो समझ जाएंगे आप, बाकी तो नहीं मिलेगी। अब बाकी देखिए इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। पहला ऑप्शन, किसी भी कार्य का भौतिक परिणाम ही डिसाइड करता है कि वो काम अच्छा है या बुरा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। लो मैंने आपको जितने टैग वर्ड्स बताए हैं ना, अगर आपने उनको याद कर लिया ना, इसके अंदर ट्रिक ही है ये। मैंने शब्द में बताया आपको, बहुत लंबी थ्योरी नहीं लिखवाई। हर चरण में मैंने 4 4 2 2 3 3 ऐसे ही शब्द लिखवाए हैं। अगर आपने वो शब्द याद कर लिए और जो जो बातें मैंने एग्जांपल्स दी है वो एग्जांपल्स ध्यान में रख लेना, तो आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। मैंने आपसे पांचवें चरण में ये एग्जांपल दिया था, ये टैग वर्ड लिखवाया था। अच्छा या बुरा जो है
किसी भी काम का क्या परिणाम क्या परिणाम निकल रहा है उससे ही डिसाइड करेंगे आप काम को, और दूसरा था आपका व्यक्तिगत अधिकार। दोनों में से कोई भी मिलेगा वही आंसर। अब देखिए, नियमों का पालन करने के बदले किसी चीज का लाभ। अब बताओ लाभ की बात जो है वो कौन से चरण में की गई है? लाभ की बात कौन से चरण में की गई है, जरा कमेंट करके बताओ। अब आप, देखता हूं आपको कितना याद है। दूसरी बात, इसने कहा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों को मानना है, ये फोर्थ चरण में। स्वयं चुने हुए निर्णय, देखो लास्ट चरण में छठे में मैंने 3 शब्द लिखाए थे। स्वयं चुने हुए निर्णय लोगे, आंख बंद करके विश्वास नहीं करोगे, और सभी के बारे में सोचोगे, यानी पूरी कम्युनिटी के सार्वभौमिक रूप से। तो यहां पर देखो एक ही आ गया, तो ये छठा चरण। अब ये बताओ लाभ वाला के कौन से चरण में था, जरा बता रहा। दो 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 लिखा हुआ आ रहा है आपका, यानी सेकंड चरण। चलो ये तो याद है कम से कम आपको, सेकंड चरण। तो अब आपको ये सारी चीजें याद करनी है, जो जो मैंने आपको पूरे सिद्धांत के जितने चरण हैं उनमें जितने भी शब्द लिखवाए हैं वो सारे याद करने हैं। जो जो एग्जाम्पल्स मैंने बोल के बताए हैं वो भी लिखने हैं आपको, और लिख करके पूरे इसको सिद्धांत को याद करेंगे। फिर आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा, सारे सही हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर फिनिश करते हैं। हालांकि मेरी तबीयत जो है कल से परसों से बेहतर हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। बोलते समय एनर्जी लगानी पड़ रही है, सांस फूल सा रहा है, जैसे सांस फूलता है ना, तो अभी बहुत कमज़ोरी है बॉडी में, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये था कि थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं आ सकता हूँ क्लास करने, तो मैं आ गया, क्योंकि 2 दिन मैं नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, है ना। आप लोग भी मिस कर रहे होंगे, पता नहीं कर रहे होंगे या नहीं, वो तो आप जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब रेगुलर ही आऊँगा आपका, है ना। कल तक और बेहतर हो जाएगी तबीयत, तो अब रेगुलर ही क्लास होगी आपकी डेली शाम को 7 बजे। तो आप सभी लोग जो है रेगुलर रहिए और सबको बता दीजिए। बाकी जो है कल के ऑफर का फ़ायदा उठा लेना आप लोग। कल मैंने आपको बता दिया है, कल ये लास्ट डे रहेगा कल आपका ऑफर का। अगर कल आप ऑफर का फ़ायदा नहीं उठाते तो परसों से आपको बैच जो है 6,000 रुपये का मिलेगा। ठीक है? तो कल कितनी फीस है? 2900 रुपये फीस रहेगी गारंटी बैच की। गारंटी बैच आप सब लोग ले लीजिएगा, कल एडमिशन ले लीजिएगा। और उसके अलावा 2900 के पहले सुबह के 2 घंटे 10 बजे से 12 बजे तक अगर आप ले लेंगे तो आपको केवल 2500 रुपये में बैच मिल जाएगा कल, गारंटी बैच। और ये लास्ट ऑफर है ना। तो इसलिए कल जो है अपना एडमिशन ले लीजिएगा। ये हमारे ऑफिस के नंबर है, इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, और वो आपको एडमिशन का सारा प्रोसेस समझा देंगे। कोई और सवाल किसी का कुछ पूछना है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत हेल्पफुल क्लास जी, थैंक यू वेरी मच। हम्म। ठीक है, चलिए आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा भाई, तो ज़्यादा लंबा डिस्कशन वगैरह नहीं है। अगर कुछ पूछना है खास तो जल्दी से पूछो। बाकी आज बहुत थकावट भी हो रही है, क्योंकि अभी अभी उठ के आया हूँ भाई। बुखार था भाई बहुत, कई बार बुखार हो गया बीच बीच में, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हुई है यार। टैट का फॉर्मूला, फॉर्म निकला क्या? टैट का फॉर्म अभी नहीं निकला है, सिर्फ उसका एग्ज़ाम डेट आया है। आप फॉलो किए हैं क्या इंस्टा पर? इंस्टा पर क्या मतलब है इसका? चलो ठीक है। ठीक है भाई, क्लास ख़त्म आपकी। गुड नाइट सभी को, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।